आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और पद्मश्री से सम्मानित पत्रकार और साथ में सप्रे संग्रहालय के जन्मदाता कह सकते हैं श्री विजयदत्त श्रीधर जी। सर, आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके जन्म, शिक्षा और परिवार के बारे में बताइए। देखिए, मेरा जन्म हुआ दशहरा के दिन सन 1948 में बोहानी गांव में। ये नरसिंहपुर ज़िले का दानवीरों का गांव है और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। वो आल्हा उदल के जो पिता और चाचा जसराज और बच्छराज, उनकी जागीर के गांव था वो। उसके आसपास की बहुत बड़ी जागीर उनको लगी हुई थी। जब मेरा जन्म हुआ तब आज़ादी के बाद हुआ मेरा जन्म। घर की जो हमारी पृष्ठभूमि है बहुत ही समृद्ध है। हमने जब होश संभाला तो हमारे घर में 4-5 अलमारियां भर के किताबें थीं और वो उन किताबों में विषयों की विविधता थी। हमारे माताजी पिताजी दोनों बहुत पढ़ने वाले। तो इस पृष्ठभूमि में तो मेरा जो कहना चाहिए कि परिवेश में मेरा आगे बढ़ना हुआ। स्कूल भी हमारे यहाँ का जो था वो एक बहुत बड़े दान, 256 एकड़ ज़मीन दान में देके पुराने मालगुजार ने और वो स्कूल खुलवाया था। तो उस समय हायर सेकेंडरी नहीं होते थे, मैट्रिक होता था 11वीं में। तो मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई अपने गांव में ही की। उसके बाद 1 साल नरसिंहपुर कॉलेज में पढ़ा, फर्स्ट ईयर बीएससी। फिर मेरी नौकरी लग गई। तो जबलपुर में दिन में नौकरी करते थे और रात में जो रात्रिकालीन कॉलेज होते हैं, तो नवीन विद्याभवन का कॉलेज था। फिर उसमें मैंने पढ़ाई पूरी की। इसी बीच में मेरा देशबंधु के माध्यम से पत्रकारिता का उसकी यात्रा शुरू हो गई। लेकिन जबलपुर में जब तक रहा तब तक अंशकालिक पत्रकार ही था। पूर्णकालिक पत्रकारिता भोपाल आके शुरू हुई। अच्छा। 1974 में। आपने पत्रकारिता के अपना कैरियर जब चुना, उस वक्त की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या फ़र्क है, मूलतः क्या फ़र्क है ना? और कुछ खट्टे मीठे अनुभव जो आप बताना चाहें। देखिए, उस समय की पत्रकारिता में अहंकार का तत्व नहीं था। एक तरह का ये होता था, हम कुछ ऐसा काम करना चाहते जो लीक से हटके हो। ख़ास तौर से मैं खुद इसलिए आया कि मैं बंधी बंधाई लीक पर चलने वाली नौकरी नहीं करना चाहता था। और उस मुझे लगता था आज़ादी, और लेकिन आज़ादी में भी खुद पर एक अनुशासन होता था। वो हमारे संस्थान का भी होता है, अपने आप स्वयं का भी होता है, और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा तो हमें समय रहती हैं, लेकिन वो मर्यादा से बाहर नहीं जाती थी। एक ये दूसरा, जितना ज़्यादा सीखा जा सके इसकी एक लालच होती थी। और हमारे ऊपर जो होते थे, हमारे वरिष्ठ जन जो होते थे, संपादक होते थे, उनमें भी एक लालच रहती थी सिखाने की। वो नहीं है। और अच्छा जब कहीं कोई लिख देता था तो दूसरे समाचार अखबारों के संपादक जो वरिष्ठ जन होते थे वो पीठ थपथपाते थे, तारीफ करते थे। और गलती होती थी तो बता भी देते कि चूक कर गए यहाँ। तो एक इस तरह का माहौल था उस समय। विषयों की विविधता ज़्यादा नहीं थी उस समय। विषयों की विविधता ऐसी, आज प्रदूषण और पर्यावरण बहुत बड़ा विषय है। आज नई टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बड़ा विषय है। आज नया प्रबंधन एक बड़ा भारी विषय है। केवल एक चीज़ जरूर है, राजनीति तो उस समय भी प्रमुख तत्व था मुख्यधारा की पत्रकारिता का, लेकिन आज जो राजनीति में गंदगी है ये उस समय कभी अनुभव नहीं होती थी। पत्रकारिता में जो गिरते मूल्य हैं, ये कह सकते हो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? समाज में हर तरफ पतन की प्रवृत्ति है। पत्रकारिता भी इसी समाज का अंग है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता और सब कुछ खराब नहीं होता। जो अच्छा होता है वो अपनी पहचान करा लेता है। कुछ अच्छा भी है। और दोनों तरह की चीज़ें हैं। ये व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपकी दिशा क्या है या आप किस उद्देश्य को लेकर पत्रकारिता में आए हैं। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। सप्रे संग्रहालय का विचार कैसे और क्यों आया? इसमें आपको क्या अड़चनें आई और क्या आपको सहयोग मिलता रहा? देखिए, सन 1982-83 में उस समय मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय और जबलपुर विश्वविद्यालय, इन दोनों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शुरू हुए थे।
तो हिंदी में हिंदी माध्यम से पाठ्य पुस्तकों की ज़रूरत थी या संदर्भ पुस्तकों की ज़रूरत थी। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने उस समय उसके संयुक्त संचालक होते थे डॉक्टर शिव कुमार अवस्थी, जो बाद में संचालक हुए, और उनके दौर में हिंदी ग्रंथ अकादमी सबसे अच्छा, देश में सबसे अच्छा रिकॉर्ड था। आज वो हमारी समिति के, जो संचालन समिति से अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने एक काम सौंपा, मध्य प्रदेश पत्रकारिता के इतिहास लिखें। तो मैंने कुछ मित्रों की मदद से अलग अलग खंड में मध्य प्रदेश को बांट के, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे स्वराज प्रसाद त्रिवेदी, पिंड इलाके के लिए हमारे वो क्या नाम है, एकदम देखिए नाम बोल रहा हूँ, अम्मा प्रसाद जी। अच्छा। हाँ, महाकौशल में गंगा प्रसाद ठाकुर, यहाँ आपके भोपाल में भाई रतन कुमार, मालवा मध्य भारत वाले हिस्से में राजेश बहादुर शिवराज पटेरिया, और बाकी जो बचा उसको मैंने उस हिस्से का लिखा, और इसका संपादन मुझे करना था। जो संपादन करने के लिए होता है कि भाई तथ्यों की प्रतिपुष्टि होना चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख प्रकाशन स्थलों का दौरा किया, रायपुर, बिलासपुर, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल। ये समझ में आया कि ये जो किताबें हैं या पुरानी अखबार या पत्रिकाएं हैं, पुराने ग्रंथ हैं, ये सब बहुत बुरी अवस्था में है, जर्जर अवस्था, बुरी नहीं कहीं, जर्जर अवस्था में। वो कई तो इतनी यहाँ खराब स्थिति में थे कि यदि हाथ जोर से पकड़ के पलट जाए तो टूट जाए। तो जबलपुर के एक बड़े विद्वान पंडित रामेश्वर गुरु, गणित के बहुत अच्छे अध्यापक थे, अंग्रेजी के बहुत अच्छे पत्रकार और हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार, और एक बार मेयर भी रहे थे, वो समाज सेवी भी थे। कामता प्रसाद गुरु व्याकरणाचार्य, उनके सुपुत्र। तो चर्चा में ये निकला कि एक चिंता साझा हुई कि ये चीज़ें यदि एक छत के नीचे हटे करके बचा ली जाए तो बहुत काम की चीज़ होगी, और ये बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि उसका प्रॉपर संरक्षण होना चाहिए कि हाँ, उनका ये मानना था कि हमारे घर में रखी सामग्री हमारी संपत्ति नहीं है, और हम तुम्हें सौंपना चाहते तो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये अमानत है उन पीढ़ियों की जिन्हें अभी पैदा होना है। इस तरह से विचार जन्मा कि इसको एक छत के नीचे इकट्ठा कर लिया जाए, और 19 जून 1984 को माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना हो गई। और आपको जो सहयोग चाहिए था, सरकारी या गैर सरकारी, वो मिलता रहा? पहले एक आध साल तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि कहाँ कबाड़ी के धंधे में हैं क्योंकि मैं नवभारत में था उस समय। हाँ। रिपोर्टर था, सीनियर था, तो लोग लगता था इनका ऐसा प्रभाव ही अपने लिए कुछ करे, ये कहाँ कबाड़ी के धंधे में लगे हैं। हमेशा होती है शुरू में, लोग मजाक उड़ाते हैं। एक आध साल बाद लोगों को समझ में आया। डिजिटल मीडिया के लोगों ने मजाक उड़ाई थी, मतलब 20-25 साल पहले। हाँ, तो ये होता है ये। फिर लेकिन एक जरूर हमको बड़ा फ़ायदा है, वो मध्य प्रदेश की तासीर है। ये यहाँ के नगर निगम में उस समय डॉक्टर आर के विसारिया महापौर थे, और कांग्रेस के निजाम था वो। सरकार कांग्रेस की, जयदूत सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जनसंपर्क विभाग उस समय सुदीप बनर्जी डायरेक्टर थे। मध्य प्रदेश में इस तरह की रचनात्मक और सृजनात्मक कोई काम होते हैं तो फिर यहाँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सरकार है और कौन पार्टी, और बदल जाए पार्टी, भी होता ही लोकतंत्र में ये। फिर सरकारें बदलती हैं तो फिर आपका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी बदलता है, सब होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने अभी तक का मेरा अनुभव ये है कि इस तरह के कामों में यहाँ सहयोग की भावना रहती है। मतलब आपको प्रॉपर सहयोग मिलता रहा? प्रॉपर जितना मिलना चाहिए अपने, ज़रूरत तो अनंत है। हाँ, लेकिन सहयोग मिला। हाँ। और परेशानी वैसी पैदा नहीं हुई। हाँ। और आप ताजुब करेंगे, जब हम लोग वो करते थे, सामग्री इकट्ठी करने जाते थे तो कैसे करें। तो पहले तो जनसंपर्क विभाग वाले गाड़ी भी नहीं देते थे, लेकिन एक पुरानी जीप थी उनके पास, तो हमें तो दे नहीं सकते थे, तो एक अधिकारी को भेजते थे लाख पर दस्तखत करने के लिए। तो ऐसे सामग्री थी, कभी आगर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। बाद के दौर में तो ये हुआ कि एक बड़ी बढ़िया जीप, हमारे गौर साहब उस समय वो थे
नगरीय प्रशासन के मंत्री, उन्होंने अपने अड्रेस करवा ली। तो जब हम कहीं जाना होता तो गाड़ी लेके चल देते थे और भर के ही लाते थे। तो इस तरह के भी सहयोग मिले हैं। जगह पहली हमको नगर निगम वालों ने दी, एक रानी कमलापति के बुर्ज में, पुराना खंडर बुर्ज। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंपर्क विभाग उनको नगर निगम वालों को कुछ पैसा दे दिया और नरेंद्र लालवी बोले पूरी एक मंजिल हमारे लिए बन गई। तो पहले 500-600 वर्ग फुट ज़मीन थी, फिर 3000 वर्ग फुट हो गई। 6-7 साल में गोदाम बन गई वो। तो फिर उस समय तक दिग्विजय सिंह जी सर आ गए थे, उनसे कहा कि भाई कोई बड़ा बंगला दे दो। पुराने बंगलों में जो बहुत ढेर सारी अच्छी जगह होती है, उन्होंने कहा उसका मेंटेन नहीं कर पाओगे भाई। आज सरकार आपके साथ, कल हो सकता है ऐसी भी स्थिति आए कि कोई नहीं करे आपकी मदद। तो आप तो ऐसा करो, जगह हम दे रहे हैं, आप बनवा लो। कैसे बनवाएंगे? कह रहे भारत सरकार देगी कुछ, मतलब हम कर देंगे कुछ, ऐसा कर लेंगे। और हमको 1995 में यहाँ 15,000 वर्ग फुट जगह सरकार ने दी। धीरे धीरे इकट्ठा किया और कुल मिला के 2 किस्तों में बना हमारा ये। पहले बना 1996 में, फिर बना 2010 में पूरा हुआ। तो करीब 60 लाख रुपये, 60 से 65 लाख रुपये हमको लगे, लेकिन वो मिले। मतलब 4-4.5 लाख रुपए तो हमारे मित्रों ने 10,000 रुपये की मदद कर दी इनिशियल। बाकी सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने दिया, भारत सरकार ने दिया, सबसे ज़्यादा भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने दिया। अच्छा, भारत सरकार ने, फिर नगर निगम ने दिया। तो ये होता रहा है। मतलब हमको वैसे अड़चन नहीं आई है। जहाँ चाह वहाँ रहा। वो लोगों को भरोसा होना चाहिए कि आपका निजी इसमें कुछ नहीं है, ये समाज के हित में है जो आप कर रहे हैं। हाँ। इसके अलावा और किन किन क्षेत्रों में आपकी रुचि रही है या है? देखिए, मेरी मुख्य रुचि तो पढ़ने में ही रही है, ज़्यादा पढ़ने लिखने में। और सामान्यतः मेरी मेल मुलाकात में भी ज़्यादा रुचि नहीं रही है। आप तो बहुत घूमते हैं, आपने कहीं मुझे कहीं देखा नहीं होगा। नहीं, मैं तो नवभारत में आपसे बहुत बार मिला हूँ। हाँ, लेकिन मैं तभी कहीं बहुत ज़्यादा जाना आने में रुचि नहीं रहती थी। हाँ। मैं कभी मंत्री अधिकारी उनके पास नहीं गया, संबंध में रहे लोगों से। हाँ। लेकिन कभी नहीं मैं चक्कर लगाया। हाँ। उसकी तुलना मुझे लगता है मैं एक किताब बैठ के पढ़ लूँ। हाँ। या कुछ लिख लूँ। हाँ। और मेरे लिखने के कारण क्या हुआ, मेरी जो एक पॉजिटिव मेरे बारे में धारणा बनी, वो लिखने के कारण बनी। मुझे याद, जब मेरा पहला एक बड़ा लेख नवभारत में छपा था, मध्य प्रदेश पिछड़ेपन की व्यथा कथा, बड़ा लंबा लेख था वो। तो मुझे लगता है KP नारायणन, वो तो अंग्रेजी के थे। हाँ। हमारे राजन साहब, हाँ, हितवाद के एडिटर थे उस समय, या प्रेम श्रीवास्तव, या व्यवहार जी जो भास्कर के एडिटर थे। खूब लोगों ने तारीफ की कि भाई वो क्या लगातार लिखो ऐसा। आप जब थे उस वक्त में मिलता था तो आप भी थे और ध्यान सिंह तोमर राजा वो भी काफ़ी दबंग और अच्छे पत्रकारों में। जो युवक और युवतियाँ पत्रकारिता में आना चाहते हैं आज, उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे? वो ग्लैमर से प्रभावित होकर ना आए, वो कुछ समाज में अपना अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि 2-3 मुद्दे हैं, समाज को सही सूचनाएं मिल जाए, शिक्षाप्रद बातचीत मिल जाए, कुछ प्रेरणा मिल जाए। लेकिन पहले की पत्रकारिता, जो आज़ादी के पहले की जो बात की, तो 2 फर्क है। पहले झंडा भी उठाते थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई सबकी लड़ाई होती है। अब झंडा नहीं उठाना है, आपको लिख देना है, पूरे तथ्य के साथ लिख देना है। गणेश का विद्यार्थी कहते ही थे कि पत्रकार जो भी लिखे, अब उसमें आप कैमरामैन भी जोड़ लो, उसमें आप सोशल मीडिया भी जोड़ लें, सभी आ गए। लेकिन मुद्दा यही है कि जो भी लिखें वो प्रमाण और परिणाम का ध्यान रखते हुए लिखें। जो लिखें उसका क्या प्रमाण आपके पास है, प्रमाण नहीं है तो मत लिखिए। और उसका परिणाम क्या होगा, हो सकता है बस कोई ऐसा तथ्य हो, लेकिन जिसका दंगा फैल जाए, जिसका अशांति हो जाए, कोई बड़ा भारी वो तनाव हो जाए, तो फिर आपको बहुत सावधान हो जाना है। हाँ, वो सही है तो भी लिखना गलत है, क्योंकि हाँ। और लोग ये कहते हैं कि समाचार पत्र वाले हो या टेलीविज़न चैनल वाले हो, इसमें करोड़ों रुपए का लागत है आज। लेकिन वो लागत तो जो मालिक है, वो मालिक उस भवन का है, वो उन मशीनरी का है। अखबार का मालिक नहीं है वो, चैनल का मालिक नहीं है वो। चैनल का मालिक वो जो 150-200 रुपये दे के हर महीने का वो चार्ज दे के उसको देखता है, और जो 5-7 रुपये दे के अखबार खरीदता, असली मालिक वो हैं। तो उन मालिकों के प्रति, जो लाखों लाख संख्या में होते हैं आजकल, तो उनके प्रति आपकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और समर्पण होना चाहिए। अच्छा, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है अलग अलग क्षेत्रों में।
तो मेरा ऐसा मानना है कि क्या सरकार को मीडिया उद्यमिता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि लोग इसमें भी आए, अपने छोटे काम से शुरू करें, डिजिटल या प्रिंट या टीवी या किसी भी ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। और सरकार को ये उपकार या एहसान मान के नहीं करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पहले लोग कहते थे मिशन की पत्रकारिता है, अब प्रोफेशन की पत्रकारिता है, और प्रोफेशन के अनिवार्य साथ हुनर, मतलब सरकार बढ़ावा देगी तो जो पत्रकारिता से ढेरों स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो उसके स्टार्टअप चालू करेंगे, चाहे डिजिटल हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे पब्लिक रिलेशन हो, एडवर्टाइजिंग हो। राजेंद्र माथुर कहा करते थे कि भारत जैसे देश में जिला स्तर के अखबारों की बहुत ज़रूरत है। तो हर जिला, हमारे यहाँ कई जिले इतने बड़े हुए हैं कि उतने बड़े यूरोप में देश नहीं होते थे। तो और हर जगह हमारे भाषाओं का इतना बदलाव है, बोलियों का बदलाव है, हर जगह ज़रूरतें अलग है, रीति रिवाज अलग है, रहन सहन अलग है, खेती किसानी अलग है। तो इस सब को देखते हुए जो स्थानीयता होना चाहिए, उस स्थानीयता के कारण स्टार्टअप पत्रकारिता के, मीडिया के क्षेत्र में बहुत कारगर हो सकता है। लेकिन उसके पहले ही सरकार को बड़ा जरूरी कदम उठाना चाहिए। वो कदम ये है, पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, इस समय डिफंक्ट पड़ी हुई है, और वो नकदंड विहीन थी, किसी को दंड भी नहीं दे सकती थी। उसके जो आपके खिलाफ प्रस्ताव निर्णय देते थे, पहले तो ये था कि आप उसको छापोगे, अब तो वो भी नहीं छापता, कोई सुनता ही नहीं था। तो उसके जगह पे क्योंकि इसका विस्तार बहुत हो गया है और उसके आयाम बहुत खुल गए हैं, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म आईए तक चला गया है। कृत्रिम मेधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र हो गया है, लाखों की संख्या में लोग इसमें लगे हुए हैं। तो एक मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की ज़रूरत है, वो बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनना चाहिए। संसद उसके लिए बाकायदा एक अधिनियम बनाए और उसको जैसे कहते सेमी जुडिशियल उस तरह स्वरूप हो, वो दंड भी दे सके। और दंड कैसे, यदि पत्रकार से कोई गलती हुई है, जानबूझ के गड़बड़ खेल किया है, चाहे वो पीठ पत्रकारिता हो, चाहे वो किसी की मानहानि कुछ भी हो, लेकिन वो दंड भी दे सके। और यदि पत्रकार को प्रसारित किया गया है, प्रेस की आज़ादी में बाधा डाली गई है, तो बाधा डालने वाले को, प्रसारित करने वाले को सजा देने का अधिकार उसको क्योंकि पत्रकारों का भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और पूरी मीडिया का भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो प्रोटेक्शन भी हो, और जहाँ देखे पटरी से गाड़ी उतर रही है वहाँ वो मीडिया काउंसिल की बात बहुत सालों से चल रही है, लेकिन उस पर शायद होना चाहिए। पूरा अभी कुछ देखिए, कभी व्यवस्था नहीं चाहती उस पर अंकुश लगाने वाली कोई बात, वो समझते हम ही सबसे ऊपर हैं। ये भी है ना ये भी एक मुद्दा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के असली मुद्दे क्या हैं और क्यों हैं? मध्य प्रदेश के असली मुद्दे ये हैं कि प्रकृति ने मध्य प्रदेश को धन धान्य से माला माल कर रखा है। यहाँ पानी है, यहाँ जंगल है, यहाँ ज़मीन है, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ वन्य जीवन है, यहाँ पुरातत्व पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, ऐसी हर संभावना यहाँ मौजूद है, जिसके कारण इसको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ, सबसे समृद्ध और सबसे खुशहाल राज्य बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इसके कहीं ना कहीं दिशा हमारी ठीक नहीं हो पा रही है। और ये पहले से पिछले अब कितने साल हो गए अब तो बने हुए मध्य प्रदेश को, 56 से अभी तक। लेकिन इसका जिस तरह के दोहन होना चाहिए, शोषण नहीं, दोहन होना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्वक होना चाहिए, और जो जरूरी है वही किया जाए। अब तो इस समय ये जहाँ सड़क बनाना है तो पता लगा उन्होंने कहा 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, और देख कितने हज़ार उन्हें कहते हैं। मतलब मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का जो हमारा वन क्षेत्र था वो शायद पहले जो 56 में जो था उसकी तुलना में शायद आधा भी नहीं रह गया है। तो ये विकास के लिए अनिवार्य शर्त जो विनाश की है उस शर्त को हटाया जाए। बाकी क्योंकि आपको हवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, शुद्ध साफ चाहिए, उसको बचाए रखते हुए एक योजना खत्म की जा सकती है, एक पेड़ खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले 15 सालों में अगर हम देखें तो विकास तो हुआ है, आप भी विकास तो हुआ है, विकास हुआ है। पिछले 15 साल नहीं, पिछले जब भी कुछ ना कुछ हुआ है। कहाँ कब से लेकिन बांध बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेलवे का कितना विस्तार हो गया है। पहले 17 साल रीवा तक रेल ली जाती थी, तो ये सारे हो रहा, तो नए नए वो हो रहे हैं। तो चाहे परिवहन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ है निश्चित रूप से।
लेकिन उसमें सावधानी ये ज़रूरी है रखना कि विनाश की कीमत पे नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं ये सही बात है कि कोई भी चीज़ और जो काम हो उसमें गुणवत्ता होना चाहिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपके कुछ इंटरेस्ट या हॉबीज़ होंगी, तो उसके लिए वो क्या है और उसके लिए आप क्या टाइम निकाल पाते हैं? एक समय हमारे हमको जो शौक़ था बचपन से, वो मैं वॉलीबॉल खेलता था। अच्छा। और जब तक पढ़ता रहा तब तक खूब खेला। अब ख़त्म हो गया वो शौक़, इससे ख़त्म हो गया, कुछ अवसर ही नहीं बचा। और जब हम खेलते थे उस समय कोई खेल कैरियर बन सकता है, ये कल्पना नहीं हो सकती थी। वो हुआ। पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, और मैं जब भी कभी युवा वर्ग के लोगों से या किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाता हूँ भाषण देने, ये ज़रूर कहता हूँ कि विद्यार्थी को केवल एक आदत डाल ले, और वो आदत ये हो कि खूब पढ़ना है उसे। हर पत्रकार की मेज़ पर एक एटलस, एक विश्वकोश और एक डिक्शन शब्दकोश, ये ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आपकी भाषा समृद्ध होगी, भाषा अच्छी होगी तो आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होगी, अभिव्यक्ति अच्छी होगी तो आपकी सफलता का जो पैमाना है वो ऊपर ही उठेगा, उसका ग्राफ ऊपर ही उठेगा। आप फिल्म वगैरह देखते हैं या नाटक? कम नाटक देखने जाता हूँ, लेकिन अब तो वही मजबूरी हो गई है क्योंकि रात में गाड़ी नहीं चला सकता। आपने metromirror.com को इतना बहुमूल्य आपका समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि और किसी मुद्दे पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि मैं मेट्रो मिरर पर देखता रहता हूँ, आपके जो यूट्यूब और सब फेसबुक वगैरह सब आते हैं, और मैं आपका प्रशंसक हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।